बाजार की चाल की चिंता में बैठे रहने से आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। आपको अपने निवेश को बढ़ाने के लिए एक प्लान, एक योजना की जरूरत होती है जो आपको मिलती है मनी मंत्रा पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मनी मंत्रा में आज क्या है खास देखते हैं ऑन द शो में। फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पीपीएफ में निवेश बढ़ने के एस्टिमेट्स, छोटी बचत योजनाओं में बढ़ा निवेश। अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर सेबी की रोक के बाद कहां जाएं म्यूचुअल फंड निवेशक, कैसे करें विदेशी निवेश के लिए ईटीएफ का रुख, जाने मनी मंत्रा पर आज। साथ ही पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड में निवेश से क्यों बचना है जरूरी। साथ ही मनी मंत्रा पर आज आपको बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़े, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी से भी जुड़े हुए सवाल आप भेज सकते हैं मनी मंत्रा पर। आप चाहें तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी सवाल की वीडियो शूट कीजिए और 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपनी सवालों की वीडियो हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शो की हमारे आज के मेहमानों के साथ। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, बजाज कैपिटल के ईवीपी विश्वजीत पराशर। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के शो की। बजट डॉक्यूमेंट में स्मॉल सेविंग स्कीम्स या अगर हम कहें तो छोटी बचत योजनाओं को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर साफ तौर से कहा गया है कि अगर हम एस्टिमेटेड निवेश की बात करें तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में एनएससी में अगर हम देखें तो लगभग 21.2% की एस्टिमेटेड निवेश की बढ़त की आशंका है। इसके अलावा भी पीपीएफ में अगर हम देखें तो निवेश बढ़ने के एस्टिमेट से इतना ही नहीं, सेविंग डिपॉजिट में भी एस्टिमेटेड निवेश की बढ़ोतरी लगभग 21.8% की है। अब जिस तरह से निवेशकों का रुझान कोरोना काल में छोटी बचत योजनाओं की ओर बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट की कम ब्याज दरों की एक बहुत बड़ी वजह है छोटी बचत योजनाओं ने इतना रुझान आते हुए देखा है। लेकिन ये कितना स्थायी है और क्या इस तरह के रेट पर आपको पैसे यहाँ पे लॉक कर देने चाहिए, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। पंकज जी, जो बजट डॉक्यूमेंट में एस्टिमेट्स निकाले बताए गए हैं मेरे ख्याल से इसी ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले साल भी ये एस्टिमेट रहने की कितनी संभावना है, या आपको लगता है कि अब क्योंकि हम डायरेक्शनली ब्याज दरों के बढ़ने के सिलसिले की ओर बढ़ चुके हैं तो शायद इतना रुझान ना दिखाई दे? बिल्कुल सही बात है कविता। एक वजह तो यही है जो आपने कहा कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम हो या फिर कोई भी दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली बेहतर हैं। और वो एक वजह है कि जो उन्होंने पैसा सेव किया उन्होंने बैंक के बजाय पोस्ट ऑफिस में रखना ज्यादा मुनासिब समझा, तो वो एक कारण है। लेकिन दूसरा सवाल जो ये है कि आगे को क्या मतलब ऐसा होगा या क्या इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लॉक करना चाहिए। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं वो 5 ईयर लॉन्ग, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कीम्स लॉन्ग टर्म की होती हैं, तो ऐसे में यदि आप ऐसी स्कीम में पैसों को लॉक कर रहे हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर लॉक भी करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए उसके बाद करना सही है। और ऐसे में कई बार मैंने पहले भी कहा है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट्स सेविंग्स बॉन्ड है, तो वो एक सही विकल्प है, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो वहां पर आपको भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में है स्पेशली, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, तो लॉक करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। नहीं, हम विकल्पों से पहले इनकी जो तेजी आ रही है निवेश की उस पर ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। और आपने खैर सही कहा है कि ये सही विकल्प तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान इन योजनाओं में बहुत ज्यादा रहता है। विश्वजीत जी, आज भी हम देखते हैं गांव कस्बों में छोटी बचत योजनाओं में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उसको लेकर जागरूकता साफ तौर से उनके पास ज्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले कई सालों से इनकी ब्याज दरों में कोई बढ़त भी नहीं हुई है। हर तिमाही इनकी समीक्षा होती तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बढ़त आपको दी नहीं गई है। आपके लिए अच्छा विकल्प क्या
क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मौजूदा दरों पर क्या पैसे लगाने चाहिए जिनके पास यही विकल्प है और जिनको यही विकल्प समझ में आता है? जी कविता, बिल्कुल बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनको गारंटीड रिटर्न चाहिए और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर एक रिटायरीज को देखें तो पोस्ट ऑफिस की जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जहां 7.4% रिटर्न मिलता है, तो ये उनको लगता है कि बहुत अच्छा विकल्प है बैंक्स के कंपैरिजन में, और उनको गारंटीड पैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसा सेव लग रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भी है जहां पे 10 साल का लॉकिंग भी है, पर फिर भी लोग निवेशक वहां पे निवेश करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गारंटीड रिटर्न आएगी। ये गारंटीड वर्ड जो है बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में रहता है कि बिना रिस्क किए अगर रिटर्न मिल रही है तो वो ज्यादा अच्छी है। जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की चांसेस हैं, ऐसा लगता है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से भी लगता है, तो मेरे हिसाब से तो एसेट एलोकेशन अप्रोच ही बेस्ट रहेगी। कुछ पैसा आपको जो इंटरेस्ट इनकम है वो आप इस पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है कि महंगाई से कैसे ज्यादा पैसा लेके आना है, मेरे हिसाब से अगर आप देखें, अगर आज किसी का महीने का 50,000 रुपए खर्च है तो 20 साल बाद 4% की भी अगर इन्फ्लेशन देखें तो 1,10,000 हो जाएगा। तो क्या ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स उसको मैच कर पाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको इन्फ्लेशन बीटिंग स्कीम्स में ही निवेश करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ इंडिया में निवेशक हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो शायद इन्हीं स्कीमों में निवेश करेंगे और करते रहेंगे। ये एक छोटा सा पोर्शन है जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के काफ़ी दिल के करीब है, और दिल के क्या करीब है, मेरे ख्याल से उनको समझ में यही आता है निवेश विकल्प के तौर पर, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो उनको कंसिडर करते हैं। पीपीएफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनली पोर्टफोलियो में पाया जाता है। 7.1% की यहाँ पर ब्याज दर है। अगर हम एनएसई की बात करें 6.8%, किसान विकास पत्र में 6.9% के आसपास का रिटर्न दिया जा रहा है। आज भी अगर हम एफडी की तुलना में देखें पंकज जी, तो इनमें तो आपको ज़्यादा ब्याज ही मिल रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्योंकि एफडी पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और ऐसे में क्योंकि सॉवरेन गारंटी है तो सरकार की स्कीम्स हैं ये, तो यहां पर आपको सेफ्टी भी दिखाई देती है, अपने पैसे की सेफ्टी है और साथ में जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े बेहतर हैं। तो वैसे भी अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसे निवेशक जिन्हें मतलब डेट पोर्टफोलियो में कुछ शामिल करना हो तो उनके लिए पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, टाइम डिपॉजिट, ये डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है। मतलब अगर टोटल पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना है और थोड़ा कंपोनेंट आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है तो वहां पर डेफिनेटली ये स्कीम्स एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर मैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स और फिक्स डिपॉजिट को ही कंपेयर करना चाहूँ विश्वजीत जी, अब आने वाले वक्त में अगर हम समझ के चलते हैं ऐसा कि बैंक फिक्स डिपॉजिट की दरें बढ़ा दे, वैसे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने ही वाली है, अब ऐसे में अगर दरें बढ़ाई भी जाती है तो भी वो कस्टमर्स को पास ऑन करने में बैंक्स बड़ा समय लगा देते हैं, है ना। अब अगर फिर भी हम मानकर चलें कि इनकी ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लोगों को फिक्स डिपॉजिट की ओर रुख करना चाहिए और साथ में क्या छोटी बचत योजनाओं को भी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कविता जी आपने बताया पीपीएफ में 7% टैक्स फ्री है, तो टैक्स जब फ्री मिल रहा है यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ये भी अट्रैक्शन है पीपीएफ के लिए। और क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है तो लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंप्यूटिंग पॉइंट को एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है जो भी टैक्स फ्री होगा। तो पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स की अट्रैक्शन बनी रहेगी। बैंक के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं तो मेरे हिसाब से कुछ लोग बैंक्स में निवेश करते हैं। अभी भी इंडिया में 1.5 करोड़ ऑफ रुपी आज भी बैंक डिपॉजिट में लाइन पड़ा हुआ है। और अगर सारा म्यूचुअल फंड्स को मिला के देखें कविता जी तो केवल 38 लाख या 39 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सारे म्यूचुअल फंड्स के मिला के। तो आप देखिए कितना फर्क है। तो लोगों को लगता है कि बैंक डिपॉजिट में सेफ्टी है और ये उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। तो मेरे हिसाब से अगर रिटर्न बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लोग उसमें बने रहेंगे बैंक डिपॉजिट में। बट यही एक वजह है कि भारत जो है एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है और बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज गिने जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक डिपॉजिट से वो टैक्सेबल होगा, वो इन्फ्लेशन को एट बेस्ट मैच कर पाएगा या थोड़ा सा 1-8% ज्यादा होगा। तो वो ग्रोथ नहीं दिला पाएगा, वो अल्फा नहीं दिला पाएगा एक निवेशक को, उसको एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए या उसके जो भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वहां से उसको, लेकिन एक सेफ्टी मिलती है। तो अगर 100 रुपए में से आपको 30-40 रुपए सेफ्टी में लगाने हैं तो आप इन विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। बट अदरवाइज
लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों पर ही जाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे क्लियरली जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 6 लाख करोड़ का इनफ्लो की उम्मीद है। ये एस्टिमेट्स हैं जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हमें इस वित्त वर्ष में आते हुए दिखाई देंगे, यानी 2021-22 में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 22-23 का जो साल होगा वहाँ पर ये एस्टिमेट्स कम होने की भी संभावना है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की हो सकता है ब्याज दरें और बढ़ें, और इस सिलसिले में हम देखेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से लोगों का थोड़ा सा जो मोह है वो कम होकर फिक्स डिपॉजिट की ओर एक बार ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आपको निवेश करना है तो आपके लिए सही रणनीति क्या होगी, इसको लेकर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल का वीडियो शूट करके हमें सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल का व्हाट्सएप हमें भेज देना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश की। तो हम सब जानते हैं, जो खबरों में भी आपको सुनाई दे रहा होगा, कि सेबी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश में म्यूचुअल फंड्स की जो लिमिट है, इंडस्ट्री और इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स की जो लिमिट है वो क्रॉस होने के बाद इनमें निवेश में पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी भी कुछ विकल्प हैं एक निवेशक के लिए, जिसके जरिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एक्सपोजर ले सकते हैं। बात यहाँ पे हो रही है नावी म्यूचुअल फंड की, जिसने यूएस टोटल स्टॉक मार्केट FOF ETF लॉन्च किया है। अब इसकी क्या खासियत है, संक्षिप्त में मैं चाहती हूँ पंकज जी आप बताएं हमें, क्योंकि हमारा बड़ा मुद्दा ये है कि इसके साथ और भी कई सारे विकल्प हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, जिनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। देखिए, ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि ETF में इन्वेस्ट करेगी, और ये एक इंडेक्स मतलब वेनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ETF जो है उसके यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली इसका ये जो फंड है ये टोटल US मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगे। तो जैसा कि एक इंडेक्स फंड में होता है कि इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके फंड में होते हैं, तो यहां पर अगर आप ये जानना चाहें कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए सही है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि टोटल मार्केट को ये ट्रैक कर रहा है, तो हम जब किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टोटल मार्केट में से कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए। तो यहां पर ऐसा नहीं है, तो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ज्यादा, बट इससे मैं नहीं सोचता हूं कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब आप नेस्डेक 100 में करते हैं या S&P 500 में करते हैं तो एटलीस्ट कुछ सिलेक्शन होता है आउट ऑफ टोटल मार्केट। लेकिन यहां पर जो ये स्कीम है ये टोटल US मार्केट को ट्रैक कर रही है बेसिकली। तो इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन है, और यहां पर जो रिटर्न होंगे वो टोटल US मार्केट के जो रिटर्न्स होंगे उसके बराबर ही होंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। तो इस वक्त पर क्योंकि दूसरे इंटरनेशनल फंड में थोड़ी सी पाबंदी है टेम्परेरी कि आप वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ETF में ये ऑप्शन खुला हुआ है, तो ये इस मौके पर ये फंड आया है तो इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जो पाबंदी है वो भी बहुत जल्दी खुल ही जाएगी, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। और इस हिसाब से इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि यही एक फंड नहीं है जहां पर आप इन्वेस्ट करें, और बहुत सारी चॉइसेस आपको मिलेंगी। मुझे आपसे ये समझना है विश्वजीत जी के ETFs के जरिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करना चाहे तो उनके लिए क्या क्या विकल्प है, और साथ ही सेबी की ETFs के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विदेशी बाजार में निवेश की क्या लिमिट है? जी बिल्कुल, देखिए थोड़े समय पहले हमने देखा कि लोगों को लगा कि Amazon, Netflix, Apple जैसी कंपनियों में बहुत अच्छे रिटर्न है, और ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी निकल के आई कि कुछ पैसा हम इंटरनेशनल इक्विटी फंड में अगर निवेश करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक लेमेंस मतलब आम आदमी के लिए शायद ये बहुत ईजी ना हो। जो ये वाला ETF फंड जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये पैसिव फंड स्ट्रैटेजी है, इसमें इंडेक्स फंड की तरह वर्क करता है, तो कोई बहुत एक्टिव फंड नहीं है, और करीब 4000 स्टॉक्स को ये कवर करेगा जो इनका जो बेंचमार्क है। तो जैसे सर ने बताया कि नेस्डेक 100 जैसे जो बेंचमार्क होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जो बाकी फंड्स अगर आप इसके अलावा देखें तो ज्यादातर बेंचमार्क जो है उनका जितने भी इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स हैं जो AMC द्वारा हैं वो नेस्डेक 100 को मानते हैं, यानी कि जो वहां के लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें निवेश करते हैं ETF के थ्रू। तो ETF के थ्रू तो निवेश चलता रहेगा। डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं कई सारे जहां पे आप डायरेक्टली भी वहां के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बट ये उन्हीं निवेशकों के लिए अच्छा रहेगा जो बहुत ही हाई एग्रेसिव है
और जो वहां की मार्केट को समझते हैं। अगर आप देखें तो फेसबुक में अभी कुछ पल थोड़े दिनों पहले मेटा जब ट्रांसफर हुआ है तो 20% स्टॉक गिर गया है। तो ये ऐसे रिस्क भी आ सकते हैं, तो वो रिस्क भी समझने होंगे, तभी इंटरनेशनल इक्विटी फंड में निवेश किया जाए। बट देखा गया है कि लास्ट 6 महीने 1 साल में बहुत पैसा भारत का वहां पे ट्रांसफर हुआ है। तो इसी चक्कर में सेबी ने भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ज्यादा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर ना हो, लेकिन ईटीएफ के थ्रू अभी भी निवेश कर सकते हैं। अब मुझे समझना है कि एक एक्टिव फंड के जरिए अगर आप निवेश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक ईटीएफ के जरिए निवेश करते हैं तो आपके लिए क्या फायदा है, कहाँ फायदा है? बहुत बेसिक सा सवाल है। हालांकि जो निवेशक अभी एक्टिव फंड्स के जरिए निवेश करने की सोच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा। उसके अलावा अगर आप कोई विकल्प ढूंढ ही रहे हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप निवेश कर सकते हैं, या तो आप ईटीएफ्स के जरिए जा सकते हैं, जिसकी समझाइश अभी भी विश्वजीत जी ने दी है। लेकिन क्या फर्क होगा, फायदे में कितना अंतर आएगा, किफायती क्या होगा, पंकज जी? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ईटीएफ की, क्योंकि आपने पहले सवाल में पूछा था उसका उत्तर नहीं दे पाया कि इसकी जो लिमिट है बेसिकली 300 मिलियन एक फंड हाउस के लिए अलग से, या फिर ओवरऑल बात करें तो 1 बिलियन यूएस डॉलर की अलग से लिमिट है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी लिमिट जो है ओवरऑल, अगर हम फंड्स की बात कर रहे हैं एक्टिवली मैनेज फंड की, तो लिमिट पूरी हो रही है, तो इसके लिए वहां पर अभी उसको सस्पेंड किया गया है फ्रेश सब्सक्रिप्शन को। लेकिन ईटीएफ की जो लिमिट है वो अभी खत्म नहीं हुई है, इसके लिए इस तरह के फंड चल रहे हैं। अब बात जो आपने पूछी कि इसमें क्या बेहतर है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसिव फंड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक्टिवली मैनेज फंड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और साथ ही जो पैसिव फंड्स होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो यहां पर लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सुनते हैं कि इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, तो जो फंड इंडिया में फंड ऑफ फंड्स स्कीम है उसका एक्सपेंस रेशियो और जो इंटरनेशनल ईटीएफ है उसका भी एक्सपेंस रेशियो होगा, तो दोनों को जोड़ के आपको देखना होगा। तो बेसिकली पैसिव फंड जो है ईटीएफ है या ईटीएफ है, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, वो बड़ा फायदा है। दूसरी बात, यहां पर इमोशनल बायसेस नहीं होते हैं, वो दूसरा फायदा है, क्योंकि जब कोई एक्टिवली मैनेज फंड होता है, चाहे वो इंटरनेशनल फंड हो और उसमें कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा हो, वहां पर इमोशनल बायसेस हो सकते हैं। आपकी जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी है, कई बार वो शायद समय के साथ अगर काम कर रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं काम कर पाए आपके इमोशनल बायसेस की वजह से तो शायद वो विपरीत जा सकती है। लेकिन जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक ब्रॉड मार्केट बेस्ड होते हैं, और वहां पर जो इंडेक्स का ये है मतलब जो पोर्टफोलियो वही रहेगा, और स्पेशली जब ईटीएफ के जरिए कर रहे हैं तो आपको रियल टाइम बेसिस पर वो ट्रांजैक्शन होता है। उसका एक अलग से फायदा है कि मार्केट आवर्स में जो रियल टाइम बेसिस पे प्राइस है उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर बात यही है कि आपको थोड़ा सा रुकना होगा अगर आप एक्टिव फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं, वरना ईटीएफ का विकल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए अभी भी आपके लिए खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे ये भी बतानी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो कह रही हैं कि हो सकता है सेबी इसकी लिमिट आगे चलकर बढ़ा दे, इंडस्ट्री भी इसकी मांग कर रही है, लेकिन ऐसा हो जाए ये अभी तक निर्धारित नहीं है, तय नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा सा रणनीति बनाने से पहले एक औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब कुछ यहाँ पे 10 दिन कुछ हो चुके हैं ये लिमिट क्रॉस होने के बाद और बैन लगने पर हमने कोई हरकत होते हुए नहीं देखी है। इसीलिए आपको रणनीति अगर बनानी है तो थोड़ा औपचारिक ऐलान का इंतजार करें। जब लिमिट बढ़ जाएगी उसके बाद आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की जो रणनीति है उस पर अमल कर सकते हैं, वरना ईटीएफ आपके लिए अभी भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर मनी मंत्रा पे दर्शक सवाल पूछते हैं जहां पर उनके पास 10-12 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जब आप इस तरह के क्वांटिटी के फंड्स खरीदते हैं, जब आप इतने सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, तो लगभग हम कहते हैं कि आपने पूरे शेयर बाजार को ही खरीद लिया है या आपके निवेश का डुप्लीकेशन हो गया है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में नहीं लागू करनी चाहिए। विश्वजीत जी, निवेशक जो है जितना ज़्यादा हम फंड्स लेंगे उतना ज़्यादा हमें मुनाफा होगा, इस माइंडसेट पर अधिकतर चलते हैं। ऐसा हमने देखा है, इतने सालों से जो सवाल हमें आ रहे हैं शो पर यही पता चलता है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। आपको डाइवर्सिफिकेशन का फॉलो करना चाहिए, एक तालमेल बैठाना चाहिए अपने जोखिम के हिसाब से और अपनी लक्ष्यों के हिसाब से। लेकिन
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, वैसे तो कितने फंड्स की ज़रूरत होती है ये हमें बता दें, ज़रूरत से ज़्यादा कितने फंड्स हो जाएंगे इसको भी आप क्वांटिफाई कर दें। कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है और आपने सही बोला कि बहुत सारे निवेशक ऐसा पूछते हैं। इसकी कोई लिमिट तो नहीं तय कर सकते हैं, बट 8 से 10 फंड एक अच्छे खासी, बहुत अच्छा निवेशक भी हो तो 8-10 पोर्टफोलियो, 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो तो काफी अच्छा है। हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, बट अगर हम बहुत सारी स्कीम्स ले लेते हैं तो आपका फंड जो है ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी कि रिस्क तो थोड़ा कम होता है बट रिटर्न्स के भी कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो गया है। इसीलिए कई आपने म्यूचुअल फंड्स देखे होंगे, वो फोकस फंड्स आते हैं, सिर्फ 25 स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट बांधना जरूरी है। और दूसरा, अगर आपके इतने सारे फंड्स होंगे तो आप उसको कैसे रिव्यू करेंगे, उनको कैसे ट्रैक करेंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी एक जोखिम है, अगर इवन एडवाइजर भी आपका कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं आपको इतने सारे फंड्स को मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करना, उनके एक्सपेंसेस रेशियो ट्रैक करना, उनके टैक्स बेनिफिट्स ट्रैक करना, तो बहुत सारी चीजें, एक टीडियस जॉब हो जाता है। तो अगर आप 8-10 स्कीम्स के अंदर रहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो विद इन योर कंट्रोल रहता है और आप विद इन उन्हीं स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने कोई लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, 3 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, तो आप उसी में अपना जो भी आपका एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं आप उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपको लगता है। समय समय पे आप रिव्यू भी कर पाएंगे अगर 8-10 फंड है। लेकिन अगर आपने 20-25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले ली हैं तो ऑब्वियसली किसी के लिए भी ये एक बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा कि उसको कैसे मैनेज करें और उसकी परफॉर्मेंस कैसे रिव्यू करें। तो ये मेरे हिसाब से कम ज्यादा स्कीमें होना ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और रिटर्न्स भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो 8-10 स्कीमों तक ही लिमिट रखनी चाहिए और उसी में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की जब बात हो ना पंकज जी, तो देखिए वैसे तो जब आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो किसी भी तरह के ट्रिगर्स और मूवमेंट्स के हिसाब से आपको हर वक्त अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो एक नॉर्मल इक्विटी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिहाज से है जिसके पास शायद डायरेक्ट इक्विटी भी हो पोर्टफोलियो में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मुनाफा कमा लिया है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो आपके पास दूसरे निवेश के विकल्प हैं उनमें तवज्जो बढ़ाना चाहिए। डेट हो गया, सोना हो गया, अगर आप चाहें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं। क्या इस तरह की रीबैलेंसिंग कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कविता, रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। उसकी एक वजह यह है कि जब आप फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक एसेट एलोकेशन का एक पर्पस होता है। यानी कि आपने सोचा कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म गोल है जहां पर आप 30% अदर एसेट्स और 70% इक्विटी रखना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से आपका जो एलोकेशन है वो 30-70 की जगह 10-90 हो गया। तो इससे रिस्क बढ़ जाएगा और ऐसे में जरूरत है कि आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा इक्विटी कम करके डेट या अदर एसेट्स में बढ़ा देंगे। वैसा ही हो सकता है कि आपने किसी मीडियम टर्म के लिए 50-50 किया और वहां पर ये ऐसा ही हुआ, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि इक्विटी में एलोकेशन बहुत कम हो गया परसेंटेज के हिसाब से क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। तो अब मार्केट बढ़ेगा भी पर आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा, तो रिटर्न्स किस पर मिलेंगे? तो इसके लिए समय समय पर आपका जो स्ट्रेटेजी है आपकी उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही यदि आप मान लीजिए किसी गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल अचीव हो गया आपका, आपने सोचा था 3 साल में होगा लेकिन क्योंकि एसेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से 3 साल से पहले ही हो गया है, तो आप क्यों इंतजार करेंगे? आप डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजीज आपने बनाई हैं उसके हिसाब से आप समय समय पर प्रॉफिट बुक करें। जरूरी नहीं कि पैसे वो निकाल लें, लेकिन उसको उस एसेट क्लास में ट्रांसफर कर दें जहां पर वो कम हो गया है ताकि आपका रिस्क और रिटर्न्स मैनेज हो सके। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मुझे समझना है जो देखिए ट्रिगर्स तो बाजार के लिए, मार्केट के लिए बहुत सारे हमें दिखाई दे रहे हैं ना विश्वजीत जी। एक तो इन्फ्लेशन है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं, जिस तरह से हमने बोरोइंग्स बढ़ती हुई देखी हैं बजट के ऐलान में। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल ये है कि अपने पोर्टफोलियो में डेट के एस्पेक्ट को आपको कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हम ऊपर जाती हुई देख रहे हैं। अगर ये लगातार इनका ऊपर जाने का सिलसिला बरकरार रहा और क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी है और यहाँ पर अगर ब्याज दरें बढ़ने का थोड़ा सा भी ऐलान हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको डेट की ओर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। आपको सही
रेट्स पे पैसे लॉक इन करने का एक मौका भी मिल सकता है। कैसे कदम उठाया जाए और किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ आपको निवेश करना चाहिए? अगर आप टोटल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी से चले, जैसे हम एक थंब रूल के एग्जांपल से भी समझाते हैं, 100 माइनस योर एज अगर आपकी इक्विटीज में है, सपोज कोई 50 साल का व्यक्ति है, उसने 50 रुपए अपने इक्विटीज में डाले हैं, 10 रुपए हम बोलते हैं आप गोल्ड में डालिए ताकि आपका हेज हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए, और बाकी 40 रुपए आप डेट में रखिए। अब विद इन डेट आप, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज में, बट आपको हर बार एसेट एलोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या इक्विटी मार्केट बढ़ रही है। आप हर साल अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही 40 रुपए आपको कहाँ लगाने हैं वो चुनाव जरूर किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि 40 का 60 रुपए कर दे। तो आपको उतना ही पोर्टफोलियो, क्योंकि कोई भी एक एसेट क्लास वर्ल्ड वाइड टॉप पे नहीं रहती, कभी रियल एस्टेट टॉप पे रहती है, कभी डेट है, कभी इक्विटीज है, और 90% कविता जी सक्सेस आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है राइट एसेट एलोकेशन पे। तो अगर आपने एसेट एलोकेशन सही करी हुई है तो आपका पोर्टफोलियो उसी हिसाब से चलता रहना चाहिए। और रिबैलेंस जब आप करते हैं तो यही देखिए कि अगर इक्विटी में बढ़ गया, जैसे सर ने भी बताया, तो आप वापस उसको डेट में ले आइए। और विद इन डेट में बहुत सारे विकल्प हैं, इवन डेट म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे विकल्प हैं, एक्रूअल फंड्स हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं। तो हम उसमें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से विद इन डेट कैटेगरी में भी चुनाव कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पंकज जी, अब मुझे बताएं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ कहाँ हमें पैसे लॉक इन करने का मौका मिलेगा? गिल्ड्स में लगा लिए जाएं या डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर हम तवज्जो दें तो क्या आर्बिट्राज फंड में आप थोड़ी सी कमाई कर सकते हैं, जो भी निवेशक रिस्क ले सकते हैं? देखिए, आर्बिट्राज तो अपने आप में एक अलग कैटेगरी हो गई, मतलब है तो डेफिनेटली एक हाइब्रिड की कैटेगरी है वो, और वहां पर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, यानी डिफरेंट मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस है उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन हम अगर डेट की बात करें, जो कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक तो लॉन्ग टर्म डेट जो है उसी में डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो उसका फर्क वहां पर ज्यादा पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म डेट पर ध्यान देना चाहिए। और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स जो हैं वो मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस रहेगी इस वक्त पर, तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, ये कैटेगरी थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है इस हिसाब से कि सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड्स होते हैं, तो थोड़े से कंपैरेटिवली सेफर माने जा सकते हैं, या बैंकिंग डेट है तो थोड़ा सेफ माना जा सकता है, उस लिहाज से सही है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस जगह पर हैं जहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा और आगे, मतलब क्योंकि हम बहुत ही निचले स्तरों पर हैं तो यहां से तो बढ़ने की उम्मीद है, तो फिलहाल के हिसाब से डायनेमिक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर मनी मंत्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन और ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले में आपको अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प करना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका है, आप मनी मंत्रा को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, बस अपने सवाल की वीडियो शूट करनी है। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको अपना सवाल का वीडियो भेजना है। हम आप मनी मंत्रा में अब शुरू करेंगे सवालों के सिलसिले को, और हम दर्शकों के सवाल लेना शुरू करें उससे पहले बता दें कि आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। करना आपको कुछ नहीं है, बस एक वीडियो शूट करनी है अपने सवाल की और वीडियो व्हाट्सएप कर देनी है। 9619873567 ये वो नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर अपने वीडियो को आप भेज सकते हैं और हम ये वीडियो टीवी पर दिखाएंगे, जो कि आपके सवाल की वीडियो होगी, और हमारे एक्सपर्ट आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर सलाह देंगे। मेरे साथ अजय धीमान हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हैं। अजय जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैम, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं अच्छा मैडम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बताएं अजय, किस तरह से आपकी हेल्प की जा सकती है आज? तो मैडम मैं एक्चुअली अभी एक अपना टर्म इंश्योरेंस के प्लान एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा गाइडेंस चाहिए। लाइक जो मेरा लमसम अमाउंट मैं देख रहा हूँ, मतलब 1 to 2 करोड़,
और अभी जो मेरा एज है वो है 30 के आसपास। ओके। तो और उसमें जैसे आजकल जैसे ये राइडर्स वगैरह होते हैं, तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो काफी कंफ्यूजन आ जाता है कि मतलब क्या राइडर ऐड करें क्या ना करें। तो तभी मैंने मतलब सोचा कि मतलब आपसे ही मैं थोड़ा कंसर्न कर लूं के रिगार्डिंग। अच्छा किया आपने सवाल हमें भेजा है, लेकिन उससे पहले जो आप 1 से 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें आपने अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ काउंट इन कर लिया है? आप तब जाकर ही इस अमाउंट पे निर्धारित हुए हैं? यस मैडम, यस। चलिए पंकज जी, एक प्लेन वेनिला कवर भी तो काम का आ सकता है, क्या राइडर्स भी लेना ज़रूरी होता है टर्म प्लान पर? देखिए, डिपेंड करता है। पहली बात तो यही है, जैसे आपने कहा कि जो प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है वो तो बहुत जरूरी है, प्योर लाइफ इंश्योरेंस। पर उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से या फिर फैमिली हिस्ट्री या हेल्थ के हिसाब से ऐसा लगता है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर को ऐड करना चाहिए, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। ये सब ऑप्शनल होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी की फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होती है या कुछ ऑक्यूपेशन होता है, लाइफस्टाइल होता है। साथ ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि आप स्टैंड अलोन पॉलिसी भी कंसीडर कर सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या डिसेबिलिटी के लिए, और उसमें बेहतर होता है क्योंकि और भी बहुत से फीचर्स होते हैं। लेकिन पॉलिसी में राइडर के रूप में इनको लिया जा सकता है। और जैसे मैं बताऊं, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का अगर राइडर लेते हैं तो फायदा ये होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो कांस्टेंट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। थ्रू आउट द टर्म आपका सेम रहेगा, जो भी प्रीमियम सेट हो जाएगा। जबकि यदि आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लेते हैं किसी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो समय के साथ उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि क्या सुटेबल रहेगा, लेकिन आपको चॉइसेस मिल रही हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। ऑलराइट, जो आपने इनको रेकमेंड किया है, इसकी प्रीमियम कितने तक होगी पंकज जी? इन्होंने 30 इयर्स की एज बताई है अपनी, तो 1 करोड़ के लिए करीब 15,000 के आसपास। मतलब अगर नॉन स्मोकर हैं तो थोड़ा प्रीमियम कम होता है, तो उस हिसाब से बता रहा हूं। और विदाउट राइडर तो 15,000 के आसपास का प्रीमियम इनका होना चाहिए। तो ये एक मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, और दूसरा प्रोडक्ट है एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। ये दोनों ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इनके प्लान भी काफी समय से हैं। क्योंकि हमें जब एक प्योर इंश्योरेंस प्लान या टर्म प्लान देखना होता है, तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि कल को यदि कुछ हो गया टर्म के दौरान, तो किसी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत ना आए क्लेम लेने में, या सर्विस को लेकर कोई इशू ना हो। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान यहां पर सजेस्ट किए हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपकी उम्र कम है, 30 साल के हैं, तो इसीलिए आपको 15,000 में जो है ये प्लान मिल रहा है। अगर 5 साल और डिले कर दे पंकज जी, तो कितना दुगना हो जाएगा इनका प्रीमियम? फिर काफी बढ़ जाएगा, लगभग दुगना नहीं तो भी मतलब उसके आसपास, क्योंकि 30 और 35 हर एज के हिसाब से, ऐसा 5 साल जरूरी नहीं है। बट 30-35 में शायद डिफरेंस उतना ना आए, बट 35 और 40 में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, यदि आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, तो आप बिल्कुल ले लें। और आजकल अच्छी बात यह है कि आपका जो कवर है वो काफी लंबे समय तक इन पॉलिसीज में 85 इयर्स की एज तक कवर अवेलेबल है। हालांकि आपको उतनी जरूरत नहीं होती है, 65 इयर्स की एज तक मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है, क्योंकि बाय द टाइम आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर चुके होते हो और या पैसा इकट्ठा कर चुके होते हो। तो इसके लिए 65 इयर्स तक की एज का टर्म काफी होता है। तो इस हिसाब से, लेकिन आप यंग एज में पॉलिसी लेने का प्लान करें तो ये बेहतर है। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट माइंडसेट को छुआ है, क्योंकि हम इंडियंस ना हमेशा, क्योंकि एक तो हमें आदत भी इसी तरह की है कि डेथ के बाद क्या मिलेगा, डेथ के बाद क्या हाथ में आएगा, इसीलिए 99 या उससे भी ज़्यादा अगर कोई प्रोटेक्शन दे प्लान तो हम उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन सफिशिएंसी मेरे ख्याल से 65-70 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि जो मूल मकसद होता है टर्म प्लान का, वो आपकी लाइबिलिटीज़ और आपकी आर्थिक जिम्मेदारियाँ जो आपके बाद आपके परिवार पर पड़ेंगी, उसको कवर करने का मकसद होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो है 65-70 तक का ही प्लान लेना चाहिए। क्यों पंकज जी? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले हम 60 ही कहते थे, हाँ। पर आजकल क्या है, शादियां उसमें लेट होती हैं, कई बार बच्चे लेट होते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि 60 की इयर्स की एज तक भी बच्चे पूरी तरह सेटल नहीं हो पाते। तो उस हिसाब से थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम ये कहते हैं कि 65-70 इयर्स तक का प्लान लीजिए।
और आपने 70 रखा, आपको लगा कि 65 तक सब कुछ अचीव हो गया है, तो आप प्रीमियम भरना बंद भी कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन 85 या होल लाइफ पॉलिसीज, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस का मकसद ये नहीं है कि मैं मतलब मेरी डेथ हो और मेरी फैमिली को पैसा मिले। मकसद ये है कि अगर उस दौरान जिस वक्त पर मेरी जिम्मेदारियां हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कतें ना आए, इस मकसद से इंश्योरेंस लेना चाहिए। और 65-70 ईयर्स की एज काफी है, क्योंकि यदि आप बहुत लंबा टर्म लेंगे तो प्रीमियम भी बहुत बढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप 30 साल की उम्र से लेना प्रीमियम भरना स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यादा प्रीमियम भरते जा रहे हैं, तो कुछ मतलब नहीं होगा उस चीज का। तो 65 मैक्सिमम, जैसे आपने कहा 70 तक बहुत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वीडियो के जरिए हमारे दर्शक हमसे पूछना चाहते हैं। सतीश पवार जी की वीडियो आई है, देख लेते हैं। माय नेम इज सतीश पवार, मेरी एज 32 ईयर्स है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एनपीएस एम्प्लॉय हूँ। मेरा एनपीएस में हर मंथ नियर बाय 6000 का कंट्रीब्यूशन है, प्लस उतना ही 6000 गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है। मैंने लास्ट 2 ईयर्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैडम। मेरा फंड इस प्रकार है: एक्सिस ब्लू चिप फंड 1000, डीएसपी फोकस्ड फंड 1000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 1000, पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 1000, आदित्य बिरला सन लाइफ एंड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस 1000, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 1000, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड 1000, टाटा डिजिटल इंडिया फंड 2000, एंड अभी मैंने 2 महीने पहले मैडम हेज करने के लिए एसबीआई गोल्ड फंड मैंने शुरू किया है मैडम। मेरा लगभग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैडम 20 से 22-23 साल का, और मेरा टारगेट है वो 5 से 7 करोड़ का मैडम टारगेट है मैडम। मेरे फंड आप रिव्यूज़ करें और मुझे बताएं क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। थैंक यू मैडम। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और इतने विस्तार पूर्वक तमाम जानकारियां दी हैं। 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, और विश्वजीत जी जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि पूरे शेयर बाजार को आपको नहीं खरीदना चाहिए, मेरे ख्याल से सतीश थोड़ा सा उस गलती की ओर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैसे ठीक करेंगे आप बताएंगे। देखिए इनके पास समय बहुत अच्छा है, 20 से 22 साल का है, 5 से 6 करोड़ का इनको जमा करना है। फिलहाल 10,000 रुपये से शुरुआत है, लेकिन आई एम श्योर अगर हमें फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि हम सलाह देते हैं कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आपको निवेश को भी बढ़ाना चाहिए। 11,000 इनका एनपीएस में भी जा रहा है, जिसको मेरे ख्याल से हमें हाथ नहीं लगाना है। रिटायरमेंट इनका 2050 पे है। अब मुझे जानना है आपसे कि फंड्स की रेपुटेशन कहाँ कहाँ पर है। इन्होंने बहुत सारे फंड्स जो हैं वो डाल तो दिए हैं, लेकिन इतने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। बताएं कहाँ आप कटौती करेंगे। जी बिल्कुल कविता जी, आपने सही बताया। वो सेम जो हम सुबह थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वही एग्जांपल है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये 5 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने दिमाग में एक लक्ष्य को तय किया और डिसाइड किया हुआ है। तो अगर अभी ये 10,000 रुपए तक की एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम 40,000 रुपए तक की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर हम 12% रिटर्न भी लेके चलते हैं 22 साल में, तब जाके इनके 5 करोड़ रुपए बनेंगे। और इक्विटीज में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद भी रहती है। बट कंजर्वेटिवली अगर हम 12% रिटर्न लेके चलते हैं तो 40,000 रुपए की अगर अभी नहीं है, तो जैसे हमने देखा एक एग्जांपल के तहत मैंने देखा कि कोई अगर 10,000 रुपए निवेश करता है 30 साल तो उसके 2 करोड़ बन जाते हैं। लेकिन हर साल अगर 10% इंक्रीज करते रहे तो 3.5 करोड़ बन जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर इनको लगता है कि इकट्ठा 40,000 नहीं निवेश कर सकते, तो हर साल जब भी इनका कोई अप्रेजल होता है या बोनस मिलता है तो 10% का इनको इंक्रीज करना चाहिए अपने एसआईपी में। और मैंने जो इनकी स्कीम्स चुनी, काफी अच्छा चुनाव किया हुआ है इन्होंने। लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो का जो स्क्यूडनेस है वो थीमेटिक फंड्स की तरफ ज्यादा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थीमेटिक फंड्स थोड़े रिस्की होते हैं और आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो इनका थोड़ा सा लेकिन ज्यादा लग रहा है। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के लिए इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्कीम्स तो ऑलरेडी ज्यादा हैं। जैसे कि मैं देखूं अगर गोल्ड फंड की अभी इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के पास गोल्ड होता ही है, तो वो हेज वहां पे हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो इसमें 1-2 स्कीम्स और ऐसी जैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है जिसकी अभी। तो कुछ ऐसे फंड से निकल कर ये डाइवर्सिफाइड जो अच्छी स्कीम्स है वहां लगा सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है जिसमें अक्रॉस कैपिटल आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। अगर पीजीआई में इन्होंने लगा रखा है तो मिड कैप एक अच्छा फंड है, वो मैंने देखा है।
निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड में भी इनका कम है, तो मल्टी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। और इस तरीके से अक्रॉस ज्योग्राफीज ये वैल्यू स्टाइल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे कि HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड है, तो वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। ये 5-6 स्कीम्स जैसे बताई हैं, इनको कंसिडर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को 6 मैक्सिमम 6-7 स्कीम में निर्धारित कर सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और अपनी SIP हर साल बढ़ाते जाए। चलिए सतीश जी, आपको यहाँ पर ये सलाह मिलती हुई, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं निखिल। निखिल, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग, पुणे से बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, आपने कब से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? तकरीबन 2 साल से कर रहा हूँ मैडम मैं। अच्छा, आपने हेल्प ली है किसी प्रोफेशनल से? जी, मैं वो फंड्स इंडिया के थ्रू करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, तो मुझे एक पर्सनल ये गाइडेंस मिलता है वहाँ पे। ओके, 1.5 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं, ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है क्या? जी, रिटायरमेंट का कॉर्पस। और ये आपने कैलकुलेट किया है, इनफ होगा आपके लिए, पर्याप्त होगा 13 साल के बाद? जी मैम, मतलब मेरे बाकी के भी इन्वेस्टमेंट है थोड़े बहुत, प्रॉपर्टी और गोल्ड वगैरह, तो वहां से भी मुझे रेंट वाला रिटर्न आता है मुझे वहां पे। ओके, बाजार को पढ़ते हैं निखिल, फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं इन फंड्स को भी? जी मैम, मैं मतलब रेगुलर नहीं करता, लेकिन मैं क्वार्टरली या 6 महीने में एक बार रिव्यू करता हूँ मैं उनको। कोई खास वजह इतने सारे फंड्स डाले पोर्टफोलियो में? जी मैम, जैसे मैंने आपको बताया, वो एडवाइजर ने जो मुझे बताया, वो एडवाइजर ने जो मुझे एडवाइस किया, उसके तहत ही मैंने ये सारा इन्वेस्ट किया है। तो मुझे वही डाउट है कि ये मतलब सही है या नहीं। चलिए, साफ तौर से फंड्स तो ज़्यादा हैं पंकज जी, लेकिन जो निवेश की राशि है ना, मेरे ख्याल से उसको, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि बढ़ाएंगे 10% से ईयरली, तो अपने कॉर्पस के तो नज़दीक आ जाएंगे ये। अगर बढ़ाएंगे तो शायद कॉर्पस से ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं जो इनका टारगेट है। लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि आकलन भी कर लिया है कि इतनी जो राशि जो हाथ में आएगी वो पर्याप्त होगी या नहीं होगी। तो अगर हम उसी को पकड़ कर चलें, फंड्स में क्या बदलाव, तब्दीली आपको लगता है कि इनको करनी चाहिए? कविता, मुझे पता नहीं मेरी आवाज निखिल तक पहुंचेगी, नहीं तो आप जरा सवाल पूछिए कि एक कोटक Q2 कैप फंड लिखा है उन्होंने, मेरे पास जो पोर्टफोलियो आप देख रहा हूं मैं। हाँ। तो कोटक Q2 कैप फंड क्या है वो मुझे नहीं समझा, मतलब कोई नाम लिखने में गलती हुई है। तो वो कौन सी स्कीम है, और साथ ही उन्होंने जैसा कि लिखा हुआ है पावर SIP पैसिव प्लस, तो वो क्या है, वो अगर आप जरा पूछ के बताएंगे तो मैं और अच्छे से उत्तर दे पाऊंगा। निखिल, आपको आवाज आ रही है पंकज जी की? जी जी जी, मुझे आ रही थी आवाज। बताइए। ये जो है पावर SIP, तो जैसे मुझे एडवाइजर ने बताया, ये पावर SIP जो है ये काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप। तो आई थिंक वो डेब्ट और इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं, जैसे बाजार के हालात के अनुसार वो चेंज होता है, जहां तक मुझे समझ में आया था, जो मुझे बताया एडवाइजर ने। कोटक Q2, आपने यहाँ पे लिखा है कोटक Q2 कैप फंड, कुछ टाइपिंग में गलती हुई है शायद। कोटक के सर यहाँ पे 2 फंड है मेरे पास, कोटक फ्लेक्सी कैप और कोटक स्मॉल कैप, ये 2 फंड है मेरे पास कोटक के। समझ गया। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल से पावर SIP पैसिव प्लस ये कुछ फंड्स इंडिया की तरफ से स्मार्ट SIP का विकल्प है, जो इतना मुझे दिखाई दे रहा है। पावर SIP ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है शायद इक्विटी और डेट में, जो मुझे फिलहाल जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बट इसको अगर हम छोड़ दें तो मैं चाहती हूँ कि आप बाकी एस्पेक्ट्स पर जो पोर्टफोलियो के, उस पर सलाह दें। बिल्कुल, देखिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में एक्सपोजर काफी है, क्योंकि आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आपके पास में, लार्ज कैप फंड भी, और जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एक्सपोजर भी ज्यादा लार्ज कैप में है। तो मैं आपको सलाह दूंगा स्मॉल कैप में आपका, क्योंकि अभी आपने क्लियर कर दिया, मुझे नहीं मालूम था कोटक जो लिखा हुआ था वो स्मॉल कैप फंड है। तो ये स्मॉल कैप फंड में आपका 3000 का एलोकेशन ऑलरेडी है। फिर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में क्योंकि बहुत ज्यादा है और आपका नजरिया लंबा है, तो अब वहां से थोड़ा सा, जैसे कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, उसका पैसा
यदि आप इनमें डिवाइड कर दें अपने लार्ज एंड मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में तो बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज लार्ज कैप में एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है और एक स्कीम भी कम हो जाएगी। तो वहां से निकालकर आप फ्लेक्सी कैप में ऐड कर दें, या फिर आप जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप में ऐड कर दें, थोड़े पैसे को आप मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में कर दें, तो वो बेहतर है। यानी कि इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है उसमें आप पैसे को डाइवर्सिफाई कर दें। साथ ही जो अभी ये बात हो रही है पावर एसआईपी जो आपने बनाया हुआ है स्ट्रेटजी, वहां पर भी आपका मनी मार्केट में आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एलोकेशन है जिसकी जरूरत नहीं है। अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप एक एसेट एलोकेटर या बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। तो क्योंकि नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक तो स्कीम आप कम कीजिए, और ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो आपके पास अच्छी हैं, मतलब पराग पारिक भी अच्छा है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, या कोटक फ्लेक्सी कैप आपके पास में, ये सभी स्कीम अच्छी हैं। मेरे एसेट मिड कैप भी अच्छा है, तो इनमें आप डिवाइड कर दीजिए मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के फंड को, और साथ ही जो आपने 3 स्कीम का मिला के पावर एसआईपी बनाई हुई है इसके पैसे को भी आप यहाँ पे डाइवर्ट कर दीजिए। तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपका मतलब छोटा हो जाएगा और बेटर प्लान हो जाएगा। जो पावर एसआईपी के जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी एएमसी जिसको स्मार्ट एसआईपी के तौर से ये सर्विस को जो है वो देती हैं, इक्विटी और डेट के बीच में ये बैलेंस करता है आपके निवेश को पंकज जी, वैल्यूएशन के लिहाज से क्या इस तरह के विकल्प को पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? इसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है ना वो अपने आप में एक अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि वहां पर डेट और इक्विटी में एलोकेशन जो होता है फंड मैनेजर्स तय करते हैं, तो वो एक अपने आप में बेहतर स्ट्रेटजी है। तो मेरे हिसाब से उस तरह के फंड्स में किया जाए तो टाइम टेस्टेड है, तो मैं उसकी सलाह दूंगा कि इसके मुकाबले बैलेंस एडवांटेज फंड में करे तो वहां पर उसमें एसआईपी करे, वो बेहतर रहेगा। ऑलराइट निखिल, कोई सवाल और पूछना है? जी एक छोटा सा और एक सवाल है मेरा। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक, ये जो 2 फंड्स है ये इंटरनेशनल फंड्स है, और सेबी ने जो अभी रोक लगाई है जिसके ऊपर कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है, सो कैन आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस 2 फंड्स और शुड आई पॉज देम? मैं उसको पॉज करूं थोड़ी दिन के लिए जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती इन दोनों फंड्स पे। एसआईपी चल रही है ना आपकी? तो जी एसआईपी चल रही है मेरी। पंकज जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। देखिए जो टेम्परेरी पॉज है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर है, लमसम पर और आपके रिडम्पशन पर कुछ भी नहीं है। तो आप लकी हैं कि आपकी एसआईपी चल रही है और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, इसके लिए आपने शुरू किया था, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको बंद करने की, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों पर सलाह मिल गई हो। अगले दर्शक ने अपना सवाल वीडियो के जरिए भेजा है, जुल्फिकार सादिकी। इनका सवाल का वीडियो एक बार देख लेते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम जुल्फिकार सादिक, एज 35, मोरीगांव असम से बोल रहा हूँ। मैंने इसी साल 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड 4,500 रुपया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 1,000 रुपया, उसके बाद कैनाडा ब्लू चिप फंड 3,000 रुपया, और मेरा एसेट मिड कैप फंड 4,000 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना था और मेरा गोल है कि मैं रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, और मेरे एक बेटा है 6 साल का है, उसी के लिए पढ़ाई के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है। तो मेरे जो अभी फ़ंड है इसमें कोई बदलाव करना होगा या कोई और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा, इसीलिए मैंने आपके साथ एडवाइस चाहता हूँ। विश्वजीत जी, आपके पास आता है ये सवाल, बताएं कैसे पूरा होगा इनका लक्ष्य? जी बिल्कुल, पहले तो इन्होंने जिन स्कीमों में निवेश किया हुआ है वो काफी अच्छी स्कीम्स हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी हम बात भी कर रहे थे, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड मेरा ही एएमसी में भी कर रखा है, कैनरा रिबैको में भी कर रखा है। तो अच्छे विकल्प इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो पोर्टफोलियो इन्होंने लिया है उस पर बने रह सकते हैं, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। जहां तक कि इन्होंने अपने गोल्स की बात करी है तो इनको 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम 4,500 रुपए की एसआईपी इनको कंटिन्यू करनी पड़ेगी 10 साल, तब इनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो 1 करोड़ रुपया है जिसको
जिसको ये चाहते हैं उसके लिए इनको एडिशनल 4,500 से एडिशनल 10,000 रुपए की SIP निवेश स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि 20 साल बाद इनको 1 करोड़ रुपया मिल पाए और वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाए। लेकिन अगर ये 10,000 रुपये उन्होंने और निवेश करने हैं तो मैं 1-2 स्कीमों का इनको डाइवर्सिफाई करने के लिए विकल्प दूंगा। तो अब मैं ये कहूंगा कि वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी और निवेश कर सकते हैं, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये 2-3 स्कीमों में अगर आप वो बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जब अगर उनके पास पैसा है, या फिर जैसे जैसे उनके पास ग्रोथ आएगी या उनका पैसा बढ़ेगा तो वो इन स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो अभी के हिसाब से काफी अच्छा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह है जुल्फिकार जी को। और अगले दर्शक की ओर जाएं उससे पहले एक बार फिर बता देते हैं कि जो वीडियो के जरिए दर्शक सवाल पूछ रहे हैं ना, वो आप भी कैसे पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने वीडियो का जो है, अपना सवाल जो है उसका वीडियो आपको बना लेना है और ये वीडियो आपको हमें व्हाट्सएप कर देनी है। नंबर है 9619873567। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगले दर्शक का सवाल मैं चाहती हूँ कि हम ईमेल के ज़रिए ले लें। शिखर सक्सेना का सवाल, पंकज जी, बेटी की शादी के लिए निवेश की प्लानिंग की है इन्होंने। फंड्स की डिटेल तो आपके पास है, मैं दोहरा देती हूँ। UTI फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, DSP फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू का US ब्लू चिप भी है इनके पास, ठीक है। और इनके पास एक्सिस ब्लू चिप भी है, PPFS और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का भी फंड है जिसमें इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है। अब 10 साल बाद इनको 20 लाख रुपए चाहिए होंगे, ये कह रहे हैं इस निवेश से। आप बताएं, फंड्स लगभग ठीक लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कविता, फंड्स अच्छे हैं, इन्होंने लमसम में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ स्कीम्स में SIP चल रही है। अब म्यूचुअल फंड में पता है कि रिटर्न्स गारंटीड तो है नहीं, लेकिन 10 साल का नजरिया है, तो उस हिसाब से अगर 12% का एक CAGR हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं, उस हिसाब से मेरी राय होगी कि 1,000 रुपीज पर मंथ की ये SIP बढ़ा दें तो लमसम जो है वो रहेगा। SIP चल रही हो, चलने दें, 1,000 रुपये बढ़ा दें, स्कीम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें 1,000 रुपया बढ़ा दें तो मेरे हिसाब से 10 साल बाद 20 लाख जो जुटाने का इनका लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, जल्दी से एक और दर्शक का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। फोन लाइन पर राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है, पूछिए। नमस्कार मैम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी मैम, एक्चुअली मेरा ये था जी कि मेरा मेरा PPF अकाउंट में मेरा अभी मैच्योर होने वाला है 2022 अप्रैल में। तो उसमें मेरा एकमुश्त कुछ राशि आएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको क्या मैं और 15 सब्सटेंट भी कर सकता हूँ या फिर मैं उसको निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं? चलिए, आप उसको चरणों में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मकसद आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं आप PPF के पैसों को डालने वाले हैं। रणनीति वहां पे बरकरार भी की जा सकती है, रखी जा सकती है, और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड इक्विटी है और PPF जो है वो डेट निवेश है ना, फिक्स्ड इनकम है वो, और उस पर जो आपको कमाई हो रही है ना वो एग्जेम्प्ट है। मुझे बताएं, आप म्यूचुअल फंड्स में अगर रणनीति बनाते हैं तो आपने लगभग 5 साल रुकना है, रुक पाएंगे? जी मैम, एक्चुअली मेरा लंबा नजरिया है और ऑलरेडी मैं इक्विटी में शेयर में भी 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा 3 SIP भी चल रहा है जो 10,000 का है। चलिए, समय लगभग खत्म हो चुका है विश्वजीत जी, लेकिन झटपट क्या सलाह होगी? मेरी तो यह सलाह रहेगी, PPF एक अच्छा विकल्प है, टैक्स फ्री 7.1% आपको मिल रहा है, और एक लंबे समय बाद देखेंगे कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाती है। और जैसे कि आपने बताया एग्जाम्प्ट है, तो उसमें बने रह सकते हैं, हर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, और डेट में भी एक अच्छा विकल्प है। बट अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तब आप थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं। बट मेरी यह सलाह रहेगी कि आप PPF में बने रहें, डेट की कायदे से ये बहुत अच्छा विकल्प है। चलिए, तो आपको PPF में ही निवेश जारी रखने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों को गाइड की उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की राह में। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें।